So, hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. दोस्तों मेरा नाम है समीर चौधरी और आज मैं आप लोगों को आपके एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए एक और नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों आपके एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में मेजरली 5 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। अब अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन की तो वो मेरा नाम समीर चौधरी है और मैं आप लोगों को माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमी जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड को स्ट्रॉन्ग करूंगा। वही मेरे साथ जो मेरे साथी हैं मिस्टर सुधीर कुमार सर, he will teach you the mathematics, statistics and econometrics and he is the expert in his subjects. सो मल्टीपल सेशंस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेशंस प्रोवाइड करे हैं, उसी के साथ में सुधीर सर ने आपको स्टैटिस्टिक्स के कुछ सेक्शंस प्रोवाइड करे हैं और अभी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। छोटा सा डिस्कशन है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे जरूरी बातें, अगर आप एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2027 के लिए प्लान कर रहे हैं और आपका टारगेट है इंडिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमिक्स रिलेटेड यूनिवर्सिटीज, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होती है, आईजीआईडीआर, एमएससी, हैदराबाद, गोखले एंड सो ऑन, तो आपको सीयूटी पीजी के थ्रू वहां पे एंट्री मिलेगी। मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको ही देना होगा एग्जाम, जिसमें कि आपका एक स्कोर आता है और आफ्टर दैट जो यूनिवर्सिटीज तुम प्लान कर रहे हो तो या तुमने लिस्ट बना रखी होगी, वो यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी कट ऑफ निकालती हैं। यदि आप उन कट ऑफ को मैच कर लेते हो तो आपका एडमिशन वहां पे हो जाता है। अगर हम बात करें इस एग्जाम के लिए एक मिनिमम मतलब एक रेंज की बात करें तो आपको आउट ऑफ 100%, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द परसेंटेज फॉर्म, आपको मिनिमम 70% से ऊपर मार्क्स लाने होते हैं, तब आप मान के चलो आपका थोड़ा सा डिसेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप आईआईटी से मास्टर्स करना चाहते हैं, मतलब एक होता है एमए इकोनॉमिक्स, एक होता है एमएससी इन इकोनॉमिक्स, तो आईआईटी जो है, आईआईटी जैसे आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी रुड़की है, आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी चेन्नई, मल्टीपल प्लेसेस, तो वो आपको वहां से करना होगा तो आपको एक आईआईटी का एक ज्वाइंट एग्जाम जो है देना पड़ेगा। अगेन वही प्रोसेस की उनकी एक कट ऑफ आएगी और फिर आप उस कट ऑफ को अगर फुलफिल कर लेते हो तो आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। इसके अलावा एक आईआईएफटी है जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, एक अशोका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और भी इसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एड ऑन हो रही हैं। तो मैं शुरू करता हूं अपने आज की क्लास का डिस्कशन। और अगर आपको कोई भी डिटेल्स जाननी है तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नंबर्स अवेलेबल हैं, उन पे कांटेक्ट करके आप वो डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो बेसिकली आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स कहने के लिए ऐसा बोला जाता है कि थ्योरेटिकल है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड एंड मोर डेरिवेशन बेस्ड एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर किसी की इकोनॉमिक्स चेक करनी हो तो आप उस पर्सन की मैक्रो इकोनॉमिक्स को चेक कर लो। अगर उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, चाहे वो कोई भी हो, तो इसका मतलब उसको इकोनॉमिक्स भी आती होगी। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम पे आप शायद मैथमेटिक्स सीख रहे होते हो, मैथमेटिकल टूल सीख रहे होते हो, लेग्रांज, डेरिवेशन, मल्टीप्लाई वगैरह सीख रहे होते हो, ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे होते हो, तो माइक्रो मतलब मैथमेटिक्स वही बात होती है, ठीक है। लेकिन मैक्रो के अंदर यू बेसिकली स्टडी द प्योर थ्योरेटिकल कंटेंट, नो डाउट एप्लीकेशंस आएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट ऑल रेफरेंसेस यू नीड टू फॉलो, सो अकॉर्डिंग टू मी आप रेफरेंसेस के नाम पे कुछ बुक्स को रेफर कर सकते हो मेरे हिसाब से। जैसे मैं आपको सिलेबस वाइज भी बताऊं अगर, तो जैसे जैसे आप लोगों को एक एक बुक है ऑलिवर ब्लांचार्ड, मतलब ये मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी थी अपने एग्जाम टाइमिंग में। मैंने दिल्ली जब हमारे टाइमिंग में ये सीयूटी पीजी वगैरह नहीं होता था, आईआईटी जैम का भी कुछ केस नहीं था, हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेते थे। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा डीएससी अलग होता था, जेएनयू अलग होता था, आईजी आईडीआर वगैरह ये सारे अलग होते थे, और आईआईएफटी अशोका तो थे भी नहीं उस टाइम,
ठीक है, तो बहुत बाद में आए हैं। तो मेरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और आईएसआई एमएसक्यू मैंने क्रैक कर लिया था। तो ये मैं अपने रेफरेंसेस बता रहा हूँ जो आज भी वैलिड हैं। आज तो कंटेंट इजी हो गया और हमने तो बहुत डिफिकल्ट पढ़ाया अपने स्टडीज में। तो ऑलिवर ब्लैंचर्ड है, मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसका आप जनरली चैप्टर नंबर 3, 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, 4 फॉर दी, इसको मैं जरा पूरे ही उससे लिख लेता हूं। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 पढ़िएगा फॉर दी आईएसएलएम मॉडल, ठीक है। आईएसएलएम थ्योरी, वैसे तो आईएसएलएम थ्योरी आपको डॉन बुश फिशर से भी मिलेगी, वहां से तो शायद तुमने सीखा हुआ होगा, लेकिन आपको ऑलिवर ब्लैंचार्ड से एक बुक अगर रेफर करो तो वो ये बुक रेफर कर सकते हो। सिमिलरली चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 9 आप लोगों के लिए लेबर मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, ठीक है। लेबर मार्केट एक बेस्ट टॉपिक शायद आपके लिए साबित हो सकता है, बहुत अच्छा। यहां तक मेरी बात तुम लोग समझ लेते हो अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से, है ना। अपने माइंड में इन सब चीजों को रखना। उसके अलावा चैप्टर नंबर 19 19 20 एंड 21, हो सकता है जो आपके पास एडिशंस हो उनमें चैप्टर्स आगे पीछे हो, वेरी करें, बट आप हेडिंग क्लियर रखना, आईएसएलएम, लेबर मार्केट एंड ओपन इकोनॉमी, ओके, एंड ओपन इकोनॉमी। तो ये मेरे हिसाब से कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दीज आर दी फ्यू रेफरेंसेस। एंड एक बुक और होती है हमारे पास में, दैट इज बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, दैट इज ब्रांसन। ब्रांसन एक बुक है, ठीक है। उसका इफ पॉसिबल फॉर यू आप सिर्फ चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हो, एंड दिस चैप्टर इज सपोर्ट्स टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की नेशनल इनकम थ्योरी की बात नहीं कर रहा, बट फिर भी आपको नेशनल इनकम कंसेप्ट समझने होंगे। द मेन कंसेप्ट दैट इज द जीडीपी, आपको जीडीपी का एक्चुअल मीनिंग अगर समझना है तो ब्रांसन एक बुक है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 2 आप स्टडी कर सकते हो। सो कुछ रेफरेंसेस है, बाकी जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा तो वहां पे भी और भी कंटेंट ऐड ऑन होगा। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं एक कह सकते हो, वो होता नहीं कि अगर एक लाइन में अगर बात बोलो मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से, मतलब शॉर्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स समझानी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अब तक की हिस्ट्री में, मतलब टिल दिस डेट, आज तक के डेट में सिर्फ दो ही व्यूज आए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन ओनली टू थ्योरीज, ठीक है, सिर्फ दो थ्योरीज है, बस ये है कि वो थ्योरीज मॉडिफाई होती हैं, दिस थ्योरी बेसिकली मॉडिफाइड। एक थ्योरी है जिसको हम नाम लेते हैं दैट इज, अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज के बारे में, तो तो दो थ्योरीज होती हैं, एक थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, एक थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, और एक है केनेजियन थ्योरी। तो वी हैव जनरली टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरी गाइस? एक होगी क्लासिकल थ्योरी और एक होगी केन्स थ्योरी। अगर मैं बात करूं क्लासिकल्स की, तो क्लासिकल की जो थ्योरी है वो एक पर्टिकुलर ईयर तक 100% वैलिड रही। मतलब मैं अगर जनरली बात करूं तो ये शुरुआत हुई थी 1756 से, जब एक इकोनॉमिस्ट आए थे जिनका नाम था डेविड ह्यूम, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स आए थे, डेविड ह्यूम इनका नाम था, और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिस आर्टिकल का नाम था द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं आपको वन बाय वन दोनों के बारे में डिटेल सिखाऊंगा, ठीक है, अभी तो सिर्फ ओरल सुनते जाओ। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिस आर्टिकल का नाम था द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब ये टॉपिक ही रिलेट होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड this subject, international eco. Most of the teachers are not interested to teach this subject, but according to me, if you preparing for MA economics entrance, then your preparation must be include your UGC net exam, your Indian economic services exam, your UPSC economics optional exam, and also the RBI grade B exam.
अभी आप लोगों को नहीं पता होगा कि आप शायद इतने बड़ी बड़ी सपने भी देख सकते हो, लेकिन जैसे तुम्हारा मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा, मैं आपको ये मतलब ये कंफर्म कर रहा हूं आज ही कि आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा और आप अपने बारे में और बेहतर भी सोच पाओगे। ठीक है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो आज स्टूडेंट एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की बात कर रहा है, वो सिलेक्शन होने के बाद में फिर यूपीएससी की बात करेगा। होता है ना कि एक मंजिल पे पहुंच के हम अगली मंजिल की बात करते हैं, वही हाल आपका होने वाला है और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, तो मैं उसी नॉलेज के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ नॉलेज के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो वर्ल्ड में अगर सबसे पहला सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब कह सकते हो इन द रिटर्न फॉर्म, तो वह इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। क्लियर है? और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कोई अलग से नाम नहीं था, वो मैक्रो होता, और मैक्रो का मतलब ही था एग्रीगेट। और एक चीज और आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, माइक्रो और मैक्रो जैसा टर्म हमेशा से नहीं था। वो शुरुआत हुई थी 1960 में। एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था रेगनर फिशर, उन्होंने 1960s में माइक्रो और मैक्रो जैसे टर्म्स को इंट्रोड्यूस करा था। बट उससे पहले हर चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स ही हुआ करती थी। टॉपिक तो थे बट नाम नहीं था ऐसा कुछ भी। क्लियर है मेरी बात? आपको समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? तो एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ था द बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड उसके बाद में 1776 में एक इकोनॉमिक्स आए थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है? द वेल्थ ऑफ नेशन, एक्चुअली उन्होंने ये बताया था कि किसी भी कंट्री की वेल्थ क्या होती है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज और पीपल आर इंगेजिंग इन द वॉर। ठीक है, मतलब आपने शायद पुरानी मूवीज देखी होंगी, हिस्टोरिकल मूवीज के मोस्ट ऑफ द पीपल वो आर्मी वाली हुआ करते थे। ठीक है, या युद्ध हो रहे होते थे। हम अगर इंडिया की बात करें तो ये टाइम पीरियड में इंडिया में भी युद्ध ही चल रहे थे। ठीक है, लड़ाई मतलब हर तरीके से, और ये चीज वर्ल्ड का हाल था। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अकेले ही ऐसे थे, वर्ल्ड का पूरा हाल था। तो उन्होंने बताया था कि इन सब युद्ध लड़ाइयों के बीच में सिर्फ जीतना काफी नहीं है, आपको किसी भी नेशन की वेल्थ की बात करनी है। मनी इज नॉट द ओनली वेल्थ। एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल या अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल भी आप कह सकते हो, डेवलपमेंट, ग्रोथ, दीज और एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सेक्टर, ये इतने टाइम पहले ये बड़े बड़े नाम इंट्रोड्यूस हो चुके थे। ठीक है, वो बात अलग है कि एप्लीकेबल कब हो, बट ये नाम इंट्रोड्यूस हो चुके थे। चलो बहरहाल, ये इकोनॉमिक्स था। इसके बाद इनके बाद में फिर बहुत सारे इकोनॉमिक्स था। ठीक है, जैसे मान लीजिए अल्फ्रेड मार्शल भी थे। ठीक है, या जे बी सेफ थे, डेविड रिकार्डो थे। मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए, लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैनी इकोनॉमिक्स। एक्चुअली जितने भी इकोनॉमिक्स थे, ऐसे इकोनॉमिक्स जिनकी सोच, जिनकी मेंटेलिटी क्लासिकल्स मतलब ट्रेडिशनल थी, ट्रेडिशनल व्यूज। ट्रेडिशनल व्यूज का मतलब हो जाता है कि जो लोग पुराने ख्यालात के थे, ट्रेडिशनल व्यूज, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हो, चाहे वो वे ऑफ टॉकिंग में हो, चाहे वो किसी भी इकोनॉमी को रन करने में हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियंस के आइडियाज हो, कुछ भी हो, अगर वो ट्रेडिशनल थे तो उनको हमने क्लासिकल्स बोला। और क्लासिकल्स को जो एंड हुआ, जनरली द एंड पीरियड ऑफ क्लासिकल एट 1929। ये वो टाइम पीरियड था जब पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हुआ था विद द नेम ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। आज सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं चीजों को, एंड आई डेफिनेटली कंफर्म दैट कि मैं आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक्स डिलीवर करने वाला हूं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। एक हमने सीरीज भी स्टार्ट करी है, अल्फा सीरीज, वो भी आप लोग देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, इसको आप अगर पढ़ना चाहो तो काफी कंटेंट रिसीव कर सकते हो। तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, एंड दिस इज द एंड ऑफ द क्लासिकल व्यूज। खत्म हो गए क्लासिकल व्यूज, लेकिन ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया, ये एक आध महीने का या एक आध दिन का नहीं था, ये एक टाइम पीरियड था।
और ये टाइम पीरियड था 1929 टू 1933, 1929 टू 1933, ये ग्रेट डिप्रेशन टाइम पीरियड था। और उस टाइमिंग के जो सबसे डेवलप्ड कंट्री थी, टाइम की जो डेवलप्ड कंट्री थी, यूएस, ठीक है, ठीक है, यूएसए या यूएसए, वो बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्री थी। मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर उसे छींक आती थी तो सर्दी पूरे वर्ल्ड को लगती थी, ये ऐसा माना जाता था। तो यूएस के बैंक करप्ट हो गए थे। यूएस में बैंक करप्ट, यूएस के बैंक करप्शन, बैंक करप्ट होने का मतलब था कि ऐसा था कि यूएस ने, जो कंट्री उस टाइम वॉर में इन्वॉल्व थी, उनको पैसे की जरूरत थी, तो यूएस ने पैसा तो दिया बट वो रिटर्न बैक नहीं आ पाया। और फिर जब यूएस में ये बात पता लगी कि मतलब यूएस के बैंक्स ने अपना पैसा कहीं और दे रखा था और वो वापस नहीं आ रहा है, वो कंट्री डिफॉल्ट हो गई या नहीं आ सकता पैसा वापस, तो वो जो लोगों का पैसा बैंक्स में जमा था वो पैसा लेने गए और पता लगा कि हमें हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर बैंक करप्ट हो गया और मार्केट क्रैश हो गई और फिर महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। और ठीक है, और इसमें सेंट्रल बैंक का भी काफी बड़ा रोल था। सेंट्रल बैंक मतलब फेड, आई एम टॉकिंग अबाउट द फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, फेड मतलब रिजर्व बैंक होता है ना, सेंट्रल बैंक होता है ना किसी भी कंट्री का, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, ऐसे अमेरिका का फेड। अच्छा, एक नॉलेज आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, हर कंट्री का एक ही बैंक होता है। ये होमवर्क जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि यूएस में कितने सेंट्रल बैंक है आज की डेट में। आपको लगता है जैसे इंडिया में एक सेंट्रल बैंक आरबीआई है, ऐसा यूएस में फेड ही था? नहीं, उस टाइम एक्चुअली फेडरल बोर्ड था, अब तो नाम बदल गया, ठीक है। बहरहाल, तो वो बैंक करप्ट हो गया और वो डिलीवर नहीं कर पाया। प्लस जो फेड था, वहां का सेंट्रल बैंक, उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ा दिया, और मनी सप्लाई का डायरेक्टली कनेक्शन होता है इन्फ्लेशन के साथ। तो 1:1 रेशियो से इन्फ्लेशन बढ़ा। एंड दिस थ्योरी बेसिकली नेम्ड वाज द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसके बेसिस पे हमें पता लगा कि इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द सेंट्रल बैंक बढ़ा और बेरोजगारी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो एंड ऑफ द डे ग्रेट डिप्रेशन आया और ये 4 साल जो है रहा। इसके साथ में एक इकोनॉमिक्स और आए थे जिनका नाम था एसी पीग्यू, इसी टाइम पीरियड में आए थे, उनका नाम था एसी पीग्यू। उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये बुक ज्यादा फेमस नहीं हुई या ज्यादा यूजफुल नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने वही चीज बताई थी जो उस टाइम चल रही थी। मतलब सोचो, हमारी इकोनॉमी, हमारे घर में कोई परेशानी हो और बाहर से कोई बंदा आए, बस वो हमारी परेशानी और रिवाइज करवा के चला जाए या परेशानी बता के चला जाए। हम बोले यार हमारे घर में ये परेशानी, अच्छा तुम्हारे यहाँ पे ये परेशानी, तो वो यही बोल के चला जाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात तब होती है जब कोई बंदा आए और हमारी परेशानियों का कोई सॉल्यूशन बता के जाए, और वो सॉल्यूशन इन्होंने तो बताया ही नहीं, लेकिन उन्होंने बुक लिखी था थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चलो ठीक है, काफी ठीक ठाक बुक थी। तो फिर एक इकोनॉमिक्स क्या है, जेम केन्स, ठीक है, इन्होंने 1936 में फाइनली, एक्चुअली ही वाज द विटनेस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, ये ग्रेट डिप्रेशन के विटनेस थे। 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन है, जो चार्ल्स रहा, 4 ईयर रहा, और ये खामोश रहे और अपना बैक एंड पे वर्क करते रहे। सबसे पहले इन्होंने यूएस को उनकी प्रॉब्लम से निकाला। 1934 में यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने क्लासिकल्स के आइडियाज को छोड़कर केन्स के आइडियाज को अडॉप्ट करना शुरू करा। हम लोग जब पढ़ेंगे आगे, सोचो मैं इतनी शॉर्ट क्लास में, मतलब कुछ ये मेरे ख्याल से आधा घंटा 35 मिनट की क्लास है, उसमें कितनी डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सोचो जब हम आगे पढ़ेंगे एक ही टॉपिक पे पूरा फोकस होंगे तो कितनी डिटेल डिस्कशन होगा। मेरी क्लासेस की खास बात क्या होती है, इकोनॉमिक्स की, जो आप इकोनॉमिक्स सीख लेते हो मेरे साथ, फिर इन फ्यूचर आप कभी उस इकोनॉमिक्स को नहीं भूलते। ये मेरे जो मुझसे पढ़े हुए लोग हैं उनका ये मानना है। ओके, नाउ सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, तो इन्होंने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ मनी, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। शायद इनकी बुक ने सोल्यूशन दिया। अब सोचें, एसीपीयू ने अनएम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड बुक लिखी थी, ठीक है, एसीपीयू ने अनएम्प्लॉयमेंट
पर बुक लिखी थी, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। और जेम केन्स ने एम्प्लॉयमेंट पे बुक लिखी, मनी, इंटरेस्ट। उन्होंने बताया कि व्हाट इज द सोल्यूशन बिहाइंड, और बहुत अच्छा इन्होंने बताया। जनरली इन्होंने इन्होंने एक्चुअली गवर्नमेंट रोल को इंपॉर्टेंस दी थी। गवर्नमेंट रोल्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, गवर्नमेंट के रोल को इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का काफी बड़ा रोल होता है कंट्री में, मतलब वर्क करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट काफी बड़ा रोल प्ले करती है। अंडरस्टूड, मेरी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, बात अभी ये है कि केन्स ने बात शुरू करी, कहानियां शुरू करी। मेरा मतलब ये है बताने का कि पूरे वर्ल्ड लेवल में सिर्फ दो ही थ्योरीज थी, फिर ये केन्स की कहानी फिर यहां से शुरू हो गई, बहुत सारी बातें हुई। क्या लगता है कि आज भी केन्स चल रहे हैं? नहीं। केन्स वॉज दी ऑल्सो दैट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स जो आए और बहुत ही जल्दी आते ही उनको लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। यही होता है इकोनॉमी के अंदर, कुछ फेवर होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, तो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। एंड इन 1937 एक इकोनॉमिक्स टाइम मिल्टन फ्रीडमैन, मैं एक्चुअली मिल्टन फ्रीडमैन का फैन रहा हूं, इन्होंने बोला कि नहीं भाई, क्लासिकल सही थे, थोड़ी बहुत बदलाव की जरूरत थी, वो कर नहीं पाए, लेकिन क्लासिकल सही थे और केन्स में काफी मिस्टेक्स हैं। उन्होंने केन्स की गलतियां बताई और 1937 में उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई जिसे हम कहते हैं मॉनेटरिस्ट, और उन्होंने सबसे बड़ी थ्योरी दी, दैट वाज न्यो क्यूटीएम। यहीं से ही मतलब, देखिए आप समझना, यहां तक टिल 1929 तक, 1929 तक हर एक इकोनॉमिक्स को क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोला जाता था। एंड क्लासिकल को क्लासिकल किसने बोला? जैसे मैं बोलूं, मुझे फादर वर्ड, जैसे आई हैव टू सन्स, ठीक है, दो बेटे हैं मेरे, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी रहता हूँ उन सब उनके साथ में। छोटे हैं, अभी बहुत छोटे हैं। तो मुझे फादर वर्ड की उपाधि किसने दी? मेरे को फादर बोलने वाला मेरा बेटा है। तो अगर कोई पूछे कि भाई अ, आपको फादर का उपाधि किसने दिया है, आपको फादर किसने बोला, तो मेरे बेटे ने बोला। चलते फिरते इंसान ने तो बोला नहीं होगा, ठीक है। मेरी एज अलग है और उसके फादर की एज अलग है, जो मतलब उसके उनने कब से फादर बोलना शुरू करा। पॉइंट है कि क्लासिकल को क्लासिकल्स बोलने वाला बंदा केन्स था। केन्स ने क्लासिकल्स को, केन्स ने एक्चुअली बोला कि मुझसे पहले जितने भी डॉक्ट्रिन्स आए हैं वो सब के सब ट्रेडिशनल व्यूज पर बेस्ड हैं, उनकी थ्योरी पुराने ख्यालात पर बेस्ड है। लेकिन ऐसा नहीं रहा, केन्स की कुछ बातें गलती भी थी, ठीक है। केन्स नेवर टॉक्ड अबाउट द responsiveness of the interest rate. He generally says that he basically criticize and give the suggestions on the classical mistakes, right? बट आफ्टर सम इकोनॉमिक्स फिर यहां से शुरुआत हुई क्रिटिज्म्स की। तो केन्स को सिर्फ एक ही साल में क्रिटिसाइज कर दिया मिल्टन फ्रीडमैन ने। मिल्टन फ्रीडमैन बहुत लंबे नंबर ऑफ ईयर सर्वाइव करा, आई थिंक 2009 में इनकी डेथ हुई है। 92 ईयर्स की एज इनकी रही है टोटल, काफी इन्होंने थ्योरी दी है, ठीक है। तो फिर ये आए, उसके बाद में और इकोनॉमिक्स आया। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो आवर इकोनॉमी बेसिकली डिवाइडेड इनटू two sections, and these two sections further divided into three and three sections। जैसे मैंने बोला था आपको, जैसे हमारी जो थ्योरीज थी, these theories are divided into two sections। one is the classical section, classical, and another is the Keynesians, ठीक है। नाउ अब क्लासिकल्स भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड हुए। ये और ये, मतलब न्यो क्लासिकल। अच्छा, उससे पहले जो सबसे पहले चल रहे थे वॉज प्योर क्लासिकल्स, फिर आए नेओ क्लासिकल्स, फिर आए न्यू क्लासिकल्स। उसके बाद में अगर हम केन्स की बात करें तो केन्स भी कुछ इसी प्रकार थे, दैट
प्योर केन्स, जो खुद जो प्योर थे वो खुद थे, ठीक है, नियो केन्स और न्यू केन्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो हमारी कह सकते हो कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ टॉपिक्स को अगर हम हटा देते थे, नेशनल इनकम इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द पार्ट्स, वो तो अलग ही है। मतलब नेशनल इनकम का जो क्रेडिट जाता है वो साइमन कुजनेट्स को जाता है और हमारे इंडियन फिलोसोफर दादा भाई नेहरू जी को जाता है, फिर उसके बाद में डॉक्टर वी के आर वी राव को जाता है और बहुत सारे इंडियन इकोनॉमिक्स या इंडियन फिलोसोफर्स। और साइमन कुजनेट्स ऑब्वियस बात है वो भी एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नेशनल इनकम की हिस्ट्री तो आपको इंडियंस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिखेगा टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब इंडियंस ने जो मेथड्स बनाया वो आज वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, ठीक है। इवन रशिया तो कंप्लीटली इंडियन मेथड्स को फॉलो करते हैं। बहरहाल, तो प्योर क्लासिकल, अगर एक जनरल में नाम बताऊं आपको, तो जो ये जो प्योर क्लासिकल है, प्योर क्लासिकल्स नो डाउट जो इकोनॉमिक्स रहे हैं, जैसे 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 एडम स्मिथ बोल दो, एडम स्मिथ, तो वो प्योर क्लासिकल्स थे, ठीक है। नियो क्लासिकल्स मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। न्यू क्लासिकल मतलब व्यूज, तो ये थे रॉबर्ट लुकास, रॉबर्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर आप प्योर केन्स की बात करो तो ऑब्वियसली बात है ये जेएम केन्स हैं, खुद ही वो जो है उन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी है। अगर आप नियो केन्स की बात करोगे तो यहाँ पे जे आर हिक्स एंड जे आर हिक्स एंड हिक्सन, हेंसन, हाँ हेंसन। और अगर आप नियो केन्स की बात करोगे तो जो आप पढ़ते हो ना मैन क्यू की बुक, शायद आपने कभी पढ़ी होगी, तो ये वो फॉलोअर्स थे। तो मतलब एक्चुअली मैंने सिर्फ एक एक शॉर्ट हेडिंग बताई है। अभी एडम स्मिथ के साथ में और भी बहुत सारे लोग आएंगे, मिल्टन फ्रीडमैन के साथ एक इकोनॉमिक्स और आएंगे, मॉनेटरी थ्योरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज यहाँ पे फ्रेम्ड होंगी। तो आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखी हैं इन आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मेरा आज का एक लेक्चर है। अब आगे जो मैं स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक ऑनवर्ड्स, ठीक है। हम लोग प्योर क्लासिकल थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी मतलब हमारी जो एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जनरली ही हमारी 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और ये जो 6 पार्ट्स हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को मेरे हिसाब से स्टडी करा तो आई एम डैम श्योर कि आप कभी अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं भूल पाओगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।